जैसे कि आपने पहली वीडियो में पढ़ा था कि हमने जो है एनसीईआरटी बुक शुरू की है, तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पृथ्वी, यानी सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ा था। तो दूसरा चैप्टर आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। मतलब यानी जब इंसान को आसमान में उड़ने की इच्छा हुई तो आसमान में उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर, वायुयान बनाए गए और उन्हें चलने के लिए रास्ते की जरूरत थी। दूसरी बात, पूरे विश्व में समय कैसे डिसाइड करें उसकी जरूरत थी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए कंप्यूटर को रास्ता दिखाने के लिए, मतलब यानी जो हेलीकॉप्टर, वायुयान चलते हैं कंप्यूटर के द्वारा चलते हैं, तो कंप्यूटर को रास्ता समझाने के लिए पूरी पृथ्वी के चारों ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं मान ली गई, जिन्हें अक्षांश तथा देशांतर कहा गया। तो अक्षांश और देशांतर से ही किसी भी जगह की स्थिति को डिसाइड किया गया, यानी किसी भी स्थान का पता डिसाइड किया गया। कंप्यूटर में नोट कर देते, वो हेलीकॉप्टर उस हिसाब से चलता रहता है। और उसी में एक रेखा चुनी गई जिसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानकर समय निर्धारित किया गया। क्लियर? जैसे कि हमारे भारत का समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया, लेकिन वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है। क्यों? तो इस सब चीजों को जानेंगे हम आज। उसी का चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 2 6 क्लास की एनसीईआरटी का ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो शुरू करते हैं। यानी पूरी पृथ्वी को अगर हम एक गोला मान लें और इस गोले पर इस तरीके से कुछ लेटी हुई रेखाएं खींचे, इस तरीके से, तो जो इस ग्लोब पर यानी पृथ्वी का एक हमने कृत्रिम रूप मान लिया पृथ्वी को समझने के लिए, वैसे फिजिकल देखने के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने पृथ्वी को समझने के लिए एक पृथ्वी की संरचना मान ली जिसे कहा गया ग्लोब। तो उस ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं हैं, जैसे ये लेटी है, तो उन्हें अक्षांश कहा गया। जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उन्हें देशांतर कहा गया। मतलब जैसे लेटी हुई रेखा है, अगर हम एक चित्र इधर बना लें और अगर इस पे इस तरीके से रेखाएं खड़ी कर दें तो ये देशांतर। और ये मैंने तो सीधी खींच दी, लेकिन कैसी है ये? यानी इस तरीके से है। इस तरीके से कुछ काल्पनिक रेखाएं मान ली गई। इन काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है देशांतर। इन्हें कहा जाता है अक्षांश। तो पहली बात तो अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है? यानी ग्लोब यानी पृथ्वी की संरचना पर जो लेटी हुई रेखाएं मानी उन्हें अक्षांश, और जो खड़ी हुई रेखाएं मानी उन्हें देशांतर कहते हैं। कितने होते हैं साहब ये? जो देशांतर की संख्या होती है वो होती है 360। क्लियर? जो अक्षांश की संख्या होती है वो होती है 181। अब इन 181 और 360 में कुछ रेखाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? जैसे बीचों बीच पृथ्वी के एक अक्षांश की दिया, यानी 0 डिग्री अक्षांश। इस अक्षांश ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो इसका नाम रखा गया भूमध्य रेखा। क्या नाम रखा गया इसका? भूमध्य रेखा। तो एक नाम हो गया इसका भूमध्य रेखा। इसका एक नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक नाम इसका विषुवत रेखा। क्या नाम इसका? एक विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो इस ग्लोब पर ये बीचों बीच की रेखा होगी 23.5 डिग्री, यानी अगर हम इस तरीके से बात करें तो इससे ऊपर 90 अक्षांश और इस रेखा से नीचे 90 अक्षांश।
तो ये हो गए 90 ऊपर की तरफ, 90 नीचे और एक बीचों बीच, टोटल 181। क्लियर। अब इस गोलार्ध को कहा गया उत्तरी गोलार्ध। इस गोलार्ध को कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया। इस उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश, इस दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा का नाम भूमध्य रेखा। इसमें जब नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। नीचे होती है साउथ, इधर ईस्ट वेस्ट। क्लियर हो गया। अब इस रेखा से यदि हम 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाएं, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो इस रेखा का नाम रखा गया कर्क रेखा। यदि नॉर्थ में हम 66.5 डिग्री पर जाएं तो इस रेखा का नाम रखा गया आर्कटिक रेखा। यदि हम 23.5 डिग्री साउथ में जाएं तो इस रेखा का नाम रखा गया मकर रेखा। यदि हम 66.5 डिग्री साउथ में जाएं तो इस रेखा का नाम रखा गया अंटार्कटिक रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश का नाम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में खींचा गया अक्षांश का एक वृत्त क्या कहलाता है? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ पर मिलाने वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री साउथ में मिलाने वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ में मिलाने वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। क्लियर। अब ये जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पूरे साल पड़ती है गर्मी, तो इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र का नाम रखा गया उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा वाला क्षेत्र है और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक का जो क्षेत्र है इसे कहा गया शीतोष्ण। इसे क्या कहा गया? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसे भी क्या कहा गया? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र कहा गया उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा से मकर रेखा यानी 66.5 तक लगभग कहा गया शीतोष्ण कटिबंधीय। भूमध्य यानी 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक का क्षेत्र लगभग कहा गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये जो बचा ध्रुवों के पास का क्षेत्र, ये जो बचा ध्रुवों के पास का क्षेत्र, इसे कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर। तो क्षेत्र पता चल गया। अब इनमें सूर्य जाता है, कैसे जाता आगे देखते हैं। इस तरीके से गोला मान लिया, बीचों बीच रेखा का नाम था विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक रेखा मानी थी हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, जिसका नाम था कर्क रेखा। एक रेखा मानी थी हमने 66.5 डिग्री पर, इसका नाम था आर्कटिक रेखा। एक रेखा मानी थी हमने 23.5 डिग्री साउथ में,
एक रेखा मानी थी हमने 66.5 डिग्री साउथ। तो इसका नाम था भूमध्य रेखा। इसका नाम था मकर रेखा। इसका नाम था अंटार्कटिक रेखा। इसका नाम था कर्क रेखा। इसका नाम था आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। अब सूर्य जो होता है, अगर हम इससे बात करें तो 21 जून को यहाँ होता है कर्क रेखा पर सूर्य। 21 जून कहाँ होता है? कर्क रेखा पर। इससे जब 2 महीने बाद जून जुलाई और अगस्त, फिर आता है 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य होता है भूमध्य रेखा पर। उसके बाद 2 महीने गैप कर दो, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, फिर आता 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य होता मकर रेखा पर। उसके बाद 2 महीने गैप करो, जनवरी और फरवरी। 21 मार्च को फिर सूर्य पहुंच जाता है भूमध्य रेखा पर। फिर 2 महीने बाद गैप करो, 1, 2 मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून में पहुंच जाता है कर्क रेखा पर। यानी इस तरीके से सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में घूमता है। तो हम कह सकते हैं जब 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में, 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में, तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन व रात होती है। दिन में रात होती है। अब जब सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को होगा तो यहाँ होगा सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। बिल्कुल ठीक ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन। अब इक्वेटर की बात आई। इक्वेटर पर सबसे बड़ा दिन 2 दिन होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। बड़ा दिन। क्लियर हो गया? जब उत्तरी गोलार्ध का 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन 22 दिसंबर, इक्वेटर का बड़ा दिन 21 मार्च और 23 सितंबर। फिर सर सबसे छोटा कब होता है? जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन तो दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन। जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जैसे 22 दिसंबर से 23 दिसंबर आएगा सूर्य इधर की तरफ चल पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ जो हम बड़ा दिन 25 दिसंबर को मनाते हैं वो बड़ा दिन होना चाहिए 23 सितंबर को। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दिन जो सर्दियों में बढ़ना शुरू होता है हमारा भारत का, वो 23 दिसंबर से हो जाता है। क्लियर? लॉजिक मैंने समझा दिया। हमारा देश जो भारत है वो किस रेखा पर है? कर्क रेखा पर। इसलिए भारत में जून में गर्मी पड़ती है। क्लियर हुआ? 21 जून के बाद सूर्य इधर चलना शुरू हो जाता है और गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया?
तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो हमारे यहाँ सर्दी पड़ेगी। अब जैसे हमारे यहाँ गर्मी पड़ती जाए तो यहाँ क्या होती जा रही होगी, सर्दी। क्लियर हो गया। तो इस क्षेत्र को कहा गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, इधर मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक रेखा। ये वाला क्षेत्र यानी पूरे साल जब सूर्य चाहे कर्क रेखा पर हो, मकर रेखा पर, तो ऐसे तो गुजरेगा, यहाँ तो गर्मी पड़नी पड़ेगी। जब इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास पूरे साल गर्मी पड़ेगी तो बारिश भी रोज होती है, बारिश भी रोज होती है। जब बारिश रोज होती है तो 2 से 4 बजे वाली बारिश मानी जाती है, यानी प्रत्येक दिन 2 बजे तक बादल बनकर तैयार होते हैं, 2 बजे से 4 बजे तक बारिश पड़ती है, उसके बाद मौसम खुल जाता है। तो उस बारिश का नाम रखा गया 2 से 4 बजे वाली बारिश। अब यदि कोई देश ऐसा हो जिसमें से ये 2 रेखाएं, तीनों रेखाएं गुजर रही, तो यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ेगी। अब गर्मी पड़ेगी तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी तो वन भी ज्यादा होंगे। तो ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे रेखा गुजरती है। तो ब्राजील भूमध्य रेखा भी होकर गुजर रही है और मकर रेखा भी होकर गुजर रही है। जब 2 रेखाएं ब्राजील से होकर गुजर रही है तो वहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, बारिश पड़ेगी तो वन। क्लियर हो गया। ब्राजील जो है ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक नदी पाई जाती है, अमेजन नदी, जो सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी तो अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका से ये 2 रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं अफ्रीका से। अफ्रीका से ये रेखा होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका में सबसे लंबी नदी पाई जाती है मिस्र, यानी नील नदी, मिस्र का वाला। क्लियर होगी। तो गर्मी कहाँ पड़ेगी, सर्दी कैसे पड़ेगी, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होगी, ये समझ में आएगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है इकला ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजर रही है, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, विषुवत रेखा भी। क्लियर, ये पढ़ लिया। अब इसके से संबंधित कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्लियर। अब ये जो हमने कर्क रेखा और मकर रेखा पढ़ा था, इन दोनों के जाल को कहते हैं ग्रिड। क्लियर, जो पॉइंट रहेगा वो साथ के साथ क्लियर कर लेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। गिलोब में ध्रुवों को मिलाने वाली झुकी हुई अवस्था में जो स्थित रेखा होती है क्या होती है, मतलब जिसको हमने गिलोब कहा था, पृथ्वी का जो कृत्रिम रूप बनाया था हमने पृथ्वी का, जिसे गिलोब कहा था, ऐसे टंगी होती है सरिया में, उसे कहते हैं हम अक्ष। तो क्या कहते हैं उसे, अक्ष। आगे बढ़ते हैं। कक्षा तल पर वह काल्पनिक रेखा जो गिलोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतरित वृत्त को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतरित वृत्त को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं थोड़ी। यानी विषुवत रेखा से ऊपर जो काल्पनिक रेखा मानी थी वो भी अक्षांश, और नीचे भी जो लेटी हुई रेखा वो भी क्या है, अक्षांश रेखा। समानांतरित मतलब विषुवत रेखा के समान रेखा खींची जाती है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी और नीचे की ओर दक्षिणी। आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित समांतरित रेखा को क्या कहते हैं, समांतर समान रेखा, समान है। तो दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश और उत्तर में उत्तरी अक्षांश।
विषुवत वृत्त से दूर ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है या बढ़ता है? घटता है साहब। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आकार कैसा होता है? घटता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर बना वृत्त कहलाता है क्या? कर्क रेखा कहलाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या कहलाता है? कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर बना वृत्त क्या कहलाता है? आर्कटिक रेखा। क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर बना वृत्त क्या कहलाता है? मकर रेखा। ठीक है, क्या कहलाता है? मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर बना वृत्त क्या कहलाता है? अंटार्कटिक रेखा कहलाता है। 66.5 डिग्री साउथ में। अंटार्कटिक रेखा वृत्त को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा को यानी अंटार्कटिक रेखा वृत्त को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ना उत्तरी ध्रुव कहेंगे ना दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? यानी अंटार्कटिक रेखा को तो हम दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक वृत्त को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव वृत्त के अंतर्गत आ सकता है वैसे तो 1%, लेकिन रेखा 66.5 डिग्री साउथ तो कोई नहीं। आगे, पृथ्वी के कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच, पृथ्वी के कर्क रेखा वह होता है तथा मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा ऊपर की उत्तर बात चलिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच लगभग का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक तक का क्षेत्र लगभग क्या कहलाता है? शीतोष्ण होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्लियर हो गया? ऊपर भी 23.5 से 66.5 का लगभग क्षेत्र, नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। दोनों ध्रुवों पर कौन सा कटिबंध होता है? शीत कटिबंध होता है। दोनों ध्रुवों पर कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। दो अक्षांश, दो देशांतरों के बीच की दूरी शून्य कब होती है? ध्रुवों पर दो देशांतर जब खींचे जाते हैं, जैसे हमने इसी तरीके से गोला बनाया था, इस तरीके से खींचे थे, तो यहाँ ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कैसी है? 0। तो शून्य कहाँ होगी? ध्रुवों पर। प्रमुख याम्योत्तर किसे कहते हैं? प्रमुख याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर को। 0 डिग्री देशांतर को। आगे चलते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, यानी सूर्य के चारों की बात हो रही है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे, भारत में कितने डिग्री देशांतर को मानक याम्योत्तर कहा गया? तो 82.5 डिग्री पूर्व, मतलब इलाहाबाद पूर्व में पड़ता है, तो 82.5 डिग्री पूर्व क्या कहा? डिग्री देशांतर को मानक याम्योत्तर कहा गया। ठीक है, इन देशांतर ने क्या क्या कहा? याम्योत्तर। आगे बढ़ते हैं। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे, यानी 82.5 डिग्री। समय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? समय क्षेत्र को लगभग यानी 24 में बांटा गया। कितने में? 24। उसमें यानी रूस में मानक समय को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 11 समय क्षेत्रों में बांटा गया रूस में, क्योंकि रूस काफी बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रफल में सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, तो 11 समय क्षेत्रों में बांटा गया उसे। आगे चलते हैं।
प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री। प्रमुख याम्योत्तर किसे कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर को। क्लियर? आगे चलते हैं। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के नजदीक जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है? 360। अक्षांश की कितनी होती है? 181। दक्षिणी ध्रुवव्रत स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुवव्रत दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रेट किसका जाल है? कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं का अक्षांश रेखाओं देशांतर को मैंने बताया था ना, ये काल्पनिक रेखाएं हमने मानी है अक्षांश और देशांतर, इनको क्या कहते हैं? हम ग्रिड कहते हैं। या ग्रिड लिखा हुआ ग्रिड कहते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर ध्रुव व्रत किस गोलार्ध में आता? उत्तर ध्रुव व्रत आता उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का? 2 घंटे का समय का अंतर होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। आगे चलते हैं। टोंगा द्वीप किस महासागर में पड़ता है? टोंगा द्वीप पड़ता है ये प्रशांत महासागर में। क्लियर? मॉरिशस द्वीप किस महासागर में पड़ता है? हिंद सागर में। क्लियर? आगे चलते हैं। टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप दोनों किस अक्षांश पर आते हैं? 20 डिग्री अक्षांश पर आते हैं। कितने अक्षांश पर आते हैं? 20 डिग्री अक्षांश पर आते हैं। तो ये हो गया क्लियर हमारा। जैसे कि हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े थे, जैसे कि हमने अभी अक्षांश और देशांतर पढ़े थे, तो उसमें हमने देशांतर यानी कितने होते हैं? 360। उन्हें बांटा था हमने 24 भागों में, यानी टोटल समय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? 24 में। तो 24 से जब इसे भाग देंगे तो 2 से काटो आप, 12 दूनी 24, 12 के 36, 30 हो जाएगा। यानी 30/2 बराबर यानी 15 डिग्री। यानी इसका मतलब ये आया 24 घंटे बराबर है 360 डिग्री देशांतर की। तो 1 घंटा बराबर हुआ 15 डिग्री के। अगर इसे हम मिनट बनाएंगे तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो 15 का 15, 15 चौका 60, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आ गया। 1 डिग्री बराबर कितना आ गया? 4 मिनट। मतलब यदि हम पूर्व से पश्चिम या किधर भी दिशा में, चाहे पूर्व में या पश्चिम में, 1 डिग्री देशांतर को पार करेंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा। इसी से संबंधित थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अगर ये एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर, कोई व्यक्ति इसे इस तरीके से पूरब अगर ऐसे पार करता है तो उसका 1 दिन बढ़ेगा या घटेगा? तो देखते हैं। पूर्व में होता समय आगे, यह होता है पीछे। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से इस रेखा को पार करता है 180 डिग्री देशांतर, तो उसका 1 दिन घटेगा। 1 दिन घटेगा। और यदि यही व्यक्ति इसे इस तरीके से पार करता है तो उसका 1 दिन बढ़ जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे 31 दिसंबर है तो यहाँ पर 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी मतलब एक रेखा को पार करती पूरा 1 दिन। तो यदि कोई व्यक्ति
पश्चिम से पूर्व की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसका एक दिन घट जाएगा। और यदि वह व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम पार करता है तो उसका एक दिन बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यदि मैं जहां से चला था वहां टाइम हो रहा था 7 AM और मैंने पूर्व दिशा में 45 डिग्री देशांतर पार कर दी। कितने डिग्री देशांतर? 45। किधर? तो 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 15 से भाग दो तो 15 चौका 60, 15×3 = 45, यानी 3 घंटे। 15 कितना होता है? 1 घंटा। तो कितना है? 3 घंटे कहाँ पहुंच गया मैं? आगे पहुंच गया, क्योंकि पूर्व की तरफ गया था। तो मेरी घड़ी में समय हो जाएगा 10 AM। अगर मैं पीछे जाता, पश्चिम में जाता, कहा जाता? 45 डिग्री, यानी अगर मैं 45 डिग्री वेस्ट में जाता तो मेरी घड़ी में समय हो जाता 4 AM। पश्चिम में समय पीछे और पूर्व में आगे। तो अब समझ में आया कि भारत का समय जो लिया गया लंदन से लिया गया। लंदन से कहा डिसाइड किया गया? इलाहाबाद का नैनी। इलाहाबाद का नैनी 82.5 डिग्री पूर्व में, तो 82.5 डिग्री के हिसाब से 5 घंटे 30 मिनट बैठ गए। तो इसलिए भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्लियर हो गया? तो ये सारी कहानी हमने पढ़ी। क्लियर? तो कल पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी चल रही है आपकी 6 क्लास की। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।